In this video, we are going to have a discussion about the very important concept of theory of demand, which is named as law of demand. Students, as you already know that in previous video we have already made a discussion about the basic concept of demand, means what is the meaning of demand, demand schedule, individual demand, market demand schedule, and later on last video में हमने डिस्कस किया था कि डिमांड फंक्शंस के बारे में बात की थी. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग का नियम. यानी यहाँ वो प्रैक्टिकल चीजें अप्लाई होंगी जो वास्तव में मतलब जब आप इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं या फिर अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ को एनालाइज करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्टेड है. अब लॉ ऑफ डिमांड को समझने से पहले मुझे एक बार कुछ चीजों को रिकॉल करना होगा जिनको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. और उस लॉ ऑफ डिमांड को रिकॉल करने के लिए मैंने कहा था कि जो मार्केट डिमांड फंक्शन है, जैसे अगर हम बात करें डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, हमने लिखा था प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसके बाद हमने बात की थी वाई की, इनकम की, देन उसके बाद टेस्ट, फिर एक्सपेक्टेशन को हमने कंसीडर किया था, फिर हमने एक नंबर ऑफ फॉर्म को कंसीडर किया था और लास्ट में हमने बात की थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई. तो दीज आर द फंक्शन ऑफ डिमांड जब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड की. यानी मार्केट डिमांड को अगर मैं कहूं ये वो चीजें हैं जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करती हैं, इनमें से कुछ कॉमन है जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करती हैं. तो क्योंकि अब इंडिविजुअल से ही मिलकर मार्केट डिमांड बनती है तो जो फैक्टर मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं जाके किसको, इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं. तो लॉ ऑफ डिमांड को समझने से पहले मुझे इन चीजों का पता होना चाहिए. प्राइस ऑफ एक्स का मतलब ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी की हमने बात की थी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई का मतलब इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की हमने बात की थी, एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ फॉर्म और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये हमने कंसीडर किया. ठीक है, अब जब मैं लॉ ऑफ डिमांड को मैं कंसीडर करूंगा तो मुझे सिंपल सी चीज जो ध्यान रखनी है कि जो पहली डेफिनेशन है या पहला पॉइंट जो मुझे कंसीडर करना है रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो वो है विद कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, with keeping all other things constant, there is a negative relationship, नेगेटिव हो या उसको इनवर्स रिलेशनशिप इज एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटी डिमांड and price of a commodity. तो जब हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में मेनली मुझे कंसीडर करना है कि डिमांड फंक्शन के बेसिस पर हम बात करें तो पहली जो लाइन है विद कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, दैट मींस देयर इज ए नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप इज एग्जिस्ट बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. तो यानी अब जो लॉ ऑफ डिमांड में मुझे कंसीडर करना है, लॉ ऑफ डिमांड को मैं कंसीडर करूंगा तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मुझे जो चेंज करना है वो केवल किसमें करना है, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी. अब प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी में जब मैं चेंज करूंगा तो उसका उसकी क्वांटिटी डिमांड पे क्या इंपैक्ट आना है, क्या इंपैक्ट आएगा, इस बात का एनालिसिस में किसमें करूंगा, लॉ ऑफ डिमांड में. ठीक है, तो जो अदर थिंग्स कांस्टेंट रखनी है उसमें जो डिमांड फंक्शन है, मार्केट डिमांड फंक्शन है, उसमें प्राइस को छोड़ के बाकी सभी चीजें क्या है, कांस्टेंट रहेंगी. ठीक है, और इन्हीं कांस्टेंट थिंग्स को हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो एजम्पशंस है किसकी, लॉ ऑफ डिमांड की, उनमें काउंट करते हैं. जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं होगा, वाई जो है कंज्यूमर की वो चेंज नहीं होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ फॉर्म वो भी क्या है, कांस्टेंट है, एंड देयर विल बी नो चेंज इन रेस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन रेस्पेक्ट टू ए कंज्यूमर. ठीक है, तो ये अदर थिंग्स क्या है, कांस्टेंट रहेंगी. हमें केवल चेंज किसमें करना है, प्राइस में. और प्राइस में चेंज करने से उस पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आएगा, इस बात का विश्लेषण किसमें करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड में. क्लियर है चीज. तो फाइनली जो डेफिनेशन है कि अन्य बातें समान रहने पर जब हम बात करते हैं किसी वस्तु के मूल्य की और उसकी मात्रा की, यानी क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो उन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर किसी वस्तु का प्राइस हम इंक्रीज करते हैं तो उस वस्तु की जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. और अगर किसी वस्तु का प्राइस हम डिक्रीज करते हैं
या मार्केट में डिक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, एग्जिस्ट हो जाती है। तो ये एक बेसिक कंक्लूजन है जब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की, या जो हमने लिखा कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। क्लियर है चीज? तो एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। अब हमें डिमांड शेड्यूल और उसके माध्यम से समझते हैं कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डिमांड कर्व, या डिमांड कर्व कैसे काम करता है, लॉ ऑफ डिमांड कैसे इफेक्टिव है। मेरे पास डिमांड शेड्यूल में क्या है, जो एग्जांपल मैंने लिया वो बुक से लिया है। ये डिमांड शेड्यूल मुझे दे रखा है जिसमें प्राइस 10, 9, 8 गिवन है और उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो है। ठीक है, अब प्राइस जब 10 था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 100, जैसे प्राइस क्या होगा 9 हो गया तो डिमांड बढ़ के कितनी होगी 150, प्राइस 9 से 8 हो गया तो डिमांड कितनी इंक्रीज होगी 150 से 200। अब अगर इस चीज को मैं डिमांड कर्व के ऊपर समझूं, ग्राफ पेपर रिप्रेजेंट करूं, तो यहाँ पे बात करते हैं ये मेरा P1 है और ये मेरा क्या हो 1 है। ठीक है, तो मान लेता हूं, मान लो प्राइस यहाँ पे क्या हो गया, मैंने इंक्रीज कर दिया तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको इस मैनर में समझूं तो प्राइस मान लो इसको डिक्रीज करता हूं तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड का एक जो टेक्निकल का फंडामेंटल जो लॉ ऑफ डिमांड है वो है, जहां मतलब सिर्फ मुझे इस बात को ध्यान रखना है कि विद कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। क्लियर है चीज? अब जो मेरा टॉपिक है उसको अगर मैं कंसीडर करूं तो वो टॉपिक है, मुझे ये समझना है व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड का मीनिंग मैंने बताया था कि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जब होते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप, डाउनवर्ड। अब इसके जो रीजन मुझे दे रखे हैं उसमें सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पिछले चैप्टर में मैंने कंसीडर किया था जब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात की थी। लॉ ऑफ डिमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे कंजम्पशन आप बढ़ाते हैं किसी कमोडिटी का तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लगातार क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज मुझे ध्यान रखनी है कि whenever there is a decline in the price of a commodity, in that case I will start being a consumer, I will start I will enhance the consumption of that particular commodity। ठीक है, कि जैसे ही किसी कमोडिटी के प्राइस कम होगा मैं उसका कंजम्पशन क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा। और ज्यादा कंजम्पशन का मतलब उस कमोडिटी के रिगार्डिंग जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है हर यूनिट के साथ क्या होगा, लगातार कम होता जाएगा। और ये जो लॉ ऑफ डिमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, ये एक रीजन है किसका, कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड का। क्लियर है चीज? दूसरा अगर हम बात करें तो प्राइस इफेक्ट को हमने कंसीडर किया है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन गुड्स कौन से होते हैं। सब्स्टिट्यूशन गुड्स वो होते हैं जो अल्टरनेटिव होते हैं एक दूसरे के लिए। जैसे हमने टी और कॉफी का एग्जांपल लिया था। टी और कॉफी का एग्जांपल का मतलब क्या था, हमने कंसीडर किया था टी के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो कॉफी की डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। टी के प्राइस अगर कम होंगे तो कॉफी की डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वो था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जहां मतलब सब्स्टिट्यूशन गुड्स के रिगार्डिंग में कंसीडर करता हूं। थर्ड फेज में अगर मैं बात करूं, एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट, कि जब आपको पता करना हो व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड तो उसमें रीजन ये भी होता है कि इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट को हमने कंसीडर किया था दो चीजों के रिगार्डिंग। पहले हमने बात की थी नॉर्मल गुड्स और फिर हमने बात की थी किसकी, इनफीरियर गुड्स। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स में मैंने कंसीडर किया था कि जब आप कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, वाई के साथ, तो अगर आपकी वाई इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वाई आपकी डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इनफीरियर गुड्स के रिगार्डिंग हमने बात किया था देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड रिगार्डिंग इनफीरियर गुड्स। तो इनकम इफेक्ट, क्लियर है चीज, ये एक रीजन होता है किसका, स्लोप डाउनवर्ड का। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी ज्यादा कंजम्पशन आप कर लेंगे, और ज्यादा कंजम्पशन का मतलब फिर वो लॉ ऑफ डिमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे दोबारा आ जाते हैं। वो क्या करता है, उसको नेगेटिव वे में क्या करता है, इफेक्ट करता है। दैट्स व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लें कि जो आपके अदर फैक्टर हमने कंसीडर किए थे, जिसमें हम बात करेंगे कि भी एक पॉइंट ये भी आता है कि डिफरेंट यूजेज, किसी चीज के अलग अलग यूजेज हैं तो भी एक डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड का रीजन बनता है। तो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अगर इसमें कंसीडर करें, लास्ट में एक पॉइंट और बनता है कि जो
साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, ये थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कंज्यूमर या साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप क्या है। अब साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि कितने ज्यादा कंज्यूमर है उस पर्टिकुलर कमोडिटी के रिगार्डिंग, या फिर थोड़ा सा साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप को जब हम एनालाइज करेंगे तो अलग अलग बेसिक मेरे पास होंगे। अगर डिटेल में बात करें कि आपकी हो सकता है कि जो रीजनल एस्पेक्ट है वो अलग हो जाए, आपका रिलीजियस व्यू है वो अलग हो जाए, आपका जो कल्चर है वो आपको शायद अलाउ ना करे उन चीजों को, ठीक है। तो ये चीजें अलग अलग हो सकती हैं कंज्यूमर पर्टिकुलर सिचुएशन में, या ग्रुप ऑफ कंज्यूमर पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से उन चीजों को रियलाइज करते हैं, किस तरह से उन चीजों को एनालाइज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप के ऊपर, यानी उनका क्या सोचना है। ये भी एक रीजन हो सकता है किसका, स्लोप्स डाउनवर्ड का, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो दीज आर द 5 रीजन व्हिच आर रिलेटेड टू द और व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। क्लियर है चीज, एक बार इनको नोट डाउन कर लो, देन हम बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अभी तक मैंने बात की कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि नेगेटिव रिलेशन रहता है, प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इनहेंस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, यानी मैं कहूं कि जो मांग का नियम है उसके अपवाद, या फिर कहूं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिन केसेस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, यानी वहां पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है किनके बीच में, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस ऑफ कमोडिटी के बीच में। तो सबसे पहला आता है कि आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। सोशल डिस्टिंक्शन का मतलब सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो सोशल रेपुटेशन है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। सोशल रेपुटेशन को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें कि मान लेता हूं मैं यहाँ पे आईफोन का एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। अब ये ऐसा फोन है, ऐसा ब्रांड है जिसको हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो लोग अफोर्ड करते हैं वो इनको अफोर्ड करने के कैपेबल है। अगर मैं बात करूं लेटेस्ट मॉडल की, ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति मान लेता हूं पिछले 5 साल से आईफोन यूज कर रहा है, ठीक है, उसके बजट में है, अब अगर आईफोन का प्राइस 1000 इंक्रीज हो जाएगा तो क्या वो आईफोन को यूज करना बंद कर देगा, ठीक है। तो आईफोन के साथ साथ जो महंगी कारें होती हैं या जो चीजें आपकी सोशल रेपुटेशन से जुड़ी हैं, मतलब बात करें डायमंड्स वगैरह इनकी, तो अब ये चीजें अगर आप यूज करते हैं तो फिर वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ जुड़ जाती हैं। अगर उसके केसेस में इनके प्राइस इंक्रीज होते हैं तो अगर उनको आप यूज करना बंद करेंगे, दैट मींस वो एक क्वेश्चन मार्क आपकी किसके ऊपर, सोशल रेपुटेशन या सोशल डिस्टिंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो जो सोशल डिस्टिंक्शन के गुड्स हैं, सोशल रेपुटेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें गिवन गुड्स। गिवन गुड्स का मतलब जो इंटीरियर गुड्स हमने देखे थे, घटिया क्वालिटी है, बिल्कुल जो नैरो क्वालिटी है, बिल्कुल लो लेवल की जो क्वालिटी होती है, उनको हम किसमें कंसीडर करते हैं, गिवन गुड्स में। अब गिवन गुड्स का मतलब भी क्या है, इनके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई क्यों नहीं होता, कि आपको पता है ये चीजें खराब हो सकती हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको प्राइस कम हो रहे हैं तब भी बेचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको हम टेक्निकल वे में नाम देते हैं गिफन पैराडॉक्स। ये मुझे ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है गिफन पैराडॉक्स में इसको नाम देता हूं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। यानी गिवन गुड्स जो है घटिया क्वालिटी के गुड्स हैं, उनके ऊपर भी क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट अगर मैं बात करूं जो है वो है इरेशनल जजमेंट। इरेशनल जजमेंट का मतलब क्या होगा, इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर स्टार्ट्स थिंकिंग दैट इफ अ पर्टिकुलर थिंग इज कॉस्टिंग अ लॉट, दैट मींस इट इज आल्सो कैरी क्वालिटी इन इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ कि जब एक कंज्यूमर ये सोचना स्टार्ट कर देता है, ये सोच के चीज को खरीदना शुरू कर देता है कि अगर कोई चीज महंगी है, दैट मींस वो क्वालिटी कैरी करेगी, ठीक है। यानी जो डिसीजन है रिगार्डिंग द परचेज ऑफ एनी कमोडिटी और रिगार्डिंग बाइंग एनी कमोडिटी, दैट विल डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। अगर एक कंज्यूमर ये कंसीडर करना शुरू कर देता है कि कोई चीज महंगी है तो उसके अंदर क्वालिटी होगी, ठीक है, तो दैट इज नोन एज इरेशनल जजमेंट। क्लियर है चीज, यानी मैं कहूं किसी चीज को मैं इसलिए रिजेक्ट कर रहा हूं कि उसका प्राइस क्या है, सस्ती है, वो मार्केट में सस्ती अवेलेबल है, ठीक है। किसी चीज को खरीदने का डिसीजन मैं इस बात पे लेता हूं कि उसका प्राइस क्या है, सस्ती है, चीपर रेट पे अवेलेबल है या फिर कॉस्टली है। अगर वो चीपर रेट पे अवेलेबल मैं सोचूंगा ये सस्ती है तो उसके अंदर क्वालिटी नहीं होगी, अगर वो कॉस्टली है तो उसके अंदर क्या होगी, क्वालिटी होगी। तो इस तरह की सिचुएशन में जब कंज्यूमर रिएक्ट करना शुरू करता है मार्केट में, तो उस सिचुएशन को हम नाम देते हैं किसका, इरेशनल जजमेंट का, एंड दैट इज आल्सो द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो these are the 3 exception of law of demand which is applicable in the syllabus of 11th class microeconomics, ठीक है। So that's all we have in this video. In next video we will be making a discussion, we are going to have a discussion about the other aspect of demand curve. Till then, thank you so much.